जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में जो हम लोग नागरिकता पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है नागरिकता पे हम लोग का जो है ये तीसरा क्लास होने वाला है और यह जो है अंतिम क्लास होगा। ठीक है, आज के क्लास में जो है नागरिकता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ठीक है, ओसीआई कार्ड क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ सीएए जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में 2019 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जो है चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है शेयर किया करिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में। ठीक है, एनआरआई क्या होता है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। एनआरआई, ठीक है, ये होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, मतलब अप्रवासी भारतीय। ठीक है, तो एनआरआई के बारे में क्या होता है कि एनआरआई जो होते हैं यह भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, काम करने के लिए जो है फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। जैसे आपको पता है कि यूपी बिहार के बहुत लोग जो है दुबई, अबू धाबी, कुवैत में जाते हैं काम करने के लिए, और क्या करते हैं कि वहाँ पे जैसे सैलरी मिलता है वो पूरी सैलरी जो है भारत में भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार तो उनका जो है भारत में ही है। ठीक है, वो लोग केवल काम करने कहाँ गए हैं, भारत से बाहर गए हैं, तो अपनी जो सैलरी आती है वो पूरा भारत में भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जो है एनआरआई का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, एक पिक्चर आप लोग शायद देखते होंगे तो आपको याद होगा कि एक पिक्चर बना था एयरलिफ्ट, ठीक है, अक्षय कुमार का। ठीक है, उसमें यही दिखाया गया कि भारत से बाहर जो काम करने गए हैं कुवैत में, ठीक है, तो इराक और कुवैत में जब लड़ाई चल रहा था, और इराक का जब तानाशाह आपको पता है सद्दाम हुसैन, ठीक है, कुवैत पे हमला किया था, तो बहुत सारे भारतीय जो है कुवैत में फंसे थे। ठीक है, तो उन्हीं को है इस फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे जो है अक्षय कुमार जो है उनको वहां से लेके इंडिया आते हैं। ठीक है, तो एनआरआई का जो है योगदान जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो एनआरआई के योगदान को जो है हम हमेशा याद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनआरआई होता है, क्या करता है, ये भारत से बाहर रहता है, तो भारत से बाहर काम करने के लिए गया तो यह तो भारतीय नागरिक होगा, यह भारतीय नागरिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि यह भारतीय नागरिक है, तो यह क्या है कि भारतीय पासपोर्ट भी इसके पास होगा, इसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। ठीक है, तीसरा एक बिंदु है कि यह जो है 182 या 6 महीना प्लस जो है, मतलब 182 दिन या 6 महीना से अधिक जो है यह क्या है, विदेश में रहता है, विदेश में रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। ठीक है, आप लोग बहुत अपने पड़ोसी में कोई व्यक्ति जो है यूके चला गया, ठीक है, या दुबई में है, या आपको लंदन में है, या कहीं भी कनाडा गया हो, तो आप लोग सुनते मिला होगा कि एनआरआई है। ठीक है, वो आया है, एनआरआई है। ठीक है, तो ये आम बात है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनआरआई का जो है योगदान जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है, सेकंड हम लोग क्या देखते हैं, पीआईओ। ठीक है, अब पीआईओ ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन
ओरिजिन, ठीक है। ये होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। तो ये पीआईओ कार्ड क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, ठीक है, ये हम अब लोग देखते हैं, ठीक है। तो पीआईओ जो होता है, यह क्या होता है कि यह इनके जो पूर्वज जो हैं, यह कभी भारत के क्या थे, नागरिक थे, ठीक है। अब क्या है कि ये लोग जो हैं भारत से बाहर किसी देश में अब वहीं पे अपना रह रहे हैं, ठीक है, वहीं पे अपना रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि इनके पूर्वज के आधार पे जो है इनको जो है पीआईओ कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो पीआईओ कार्ड मिलने से कुछ फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है कि जैसे क्या है कि आप तो एक क्या है कि जब भारत में आप आएँगे तो आप देखते हैं ना कि टूरिस्ट पैलेस में जैसे आप ताजमहल घूमने गए, ठीक है? तो आप जाते हैं तो वहाँ रेट लिस्ट लगा रहता है, ठीक है? कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको जो है ₹50 वहाँ का टिकट का किराया है, ठीक है? लेकिन अगर आप विदेशी हैं तो आपको 1000 भी देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर आप पीआईओ हैं, पीआईओ कार्ड आपके पास है, तो आपको क्या है कि भारतीय नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, तो आपको भी ₹50 में जो है ताजमहल देखने का क्या है, मौका मिलेगा, ठीक है? तो पीआईओ कार्ड ये होता है। अरे आप जैसे ये समझिए कि जैसे आप कहीं जाते होंगे किसी कार्यालय में जाते होंगे अपने काम कराने के लिए तो आप अपना परिचय बताते होंगे ना कि मेरे दादा ये रहे हैं, मेरे पापा ये हैं। तो वहाँ पे क्या है कुछ रिबेट मिल जाता है, कुछ जल्दी काम आपका हो जाता है। तो वैसे ही ये भी हैं कि इनके पूर्वज जो है भारतीय नागरिक हैं, तो ये भी कहते हैं कि अरे हमारे दादा जो है भारतीय नागरिक हैं, तो हमको भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो वहीं क्या है पीआईओ कार्ड ये इनका बन जाता है, ठीक है? और ये जो भारत आते हैं तो इनको क्या है, इनको लाभ मिलता है, ठीक है? तो ये हो गया, साथ ही साथ ये भारतीय मूल से ये जुड़े व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए कि कनाडा में रह रहे हैं, लंदन रह रहे हैं, तो इनको क्या है, मुख्य आकर्षित किया जाता है कि भारत में आके क्या करें, निवेश करें, ठीक है? कि भारतीय मूल से इनकी जड़ें जुड़ी हुई है, तो भारत में आएँ और निवेश करें, ठीक है? उनमें इनको रिबेट दिया जाता है, ठीक है? तो ऐसे क्या है कि इनको कुछ छूटें प्रदान की जाती है, ठीक है? लेकिन क्या है, यह यहाँ पे वोट नहीं दे सकते हैं और यहाँ पे क्या है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है? और यह जो है भारत में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है? और एनआरआई की जो हम लोग बात करते हैं, तो एनआरआई क्या है ये वोट डाल सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग इस पे पीआईओ में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली क्या होता है ये भारतीय भारतीय नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, ठीक है? तो जब भारतीय नागरिक नहीं है तो इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है? ये तो इनको पीआईओ कार्ड मिल रहा है उनके पूर्वज के आधार पे, ठीक है? तो आगे देखते हैं, ये क्या है कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या? पूर्वज भारत के नागरिक थे, ठीक है? इनके पूर्वज जो है भारत के नागरिक थे, तो इसीलिए इनको भारतीय मूल के व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों? आगे क्या लिखेंगे? ये कार्ड 2002 में शुरू किया गया था, ठीक है? और इनको क्या है विशेष रियायत देने के लिए एक एल एम सिंघवी समिति बनी थी, ठीक है? तो एल एम सिंघवी समिति ने इनको क्या है कि दोहरी नागरिकता प्रदान करने की बात की थी, ठीक है? दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि इनको जो है मान लीजिए कि ये अगर कनाडा में है, तो कनाडा का नागरिक तो है ही ये, अगर वहाँ की नागरिकता लिए हैं, साथ ही साथ जो है भारत की नागरिकता जो है इनको प्रदान करके इनको भारत का क्या है कि कुछ इनको छूट प्रदान किया जाए, ठीक है? तो क्या है इनसे लोग क्या है भारत में आने के लिए क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है? तो इनके लिए दिया गया था, ठीक है? तो आइए हम आगे अब बात करते हैं, तीसरा हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट और डाल लीजिए कि ये वोट एंड इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है? सकते हैं, ठीक है? वोट नहीं डाल सकते और इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे क्या है ये ज़मीन भी
नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग तीसरे कार्ड पे बात करते हैं, ओसीआई कार्ड पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है यह समझ में आ रहा होगा। और नागरिकता का जो चैप्टर है, देखिए हम इसको जो है 4 क्लास में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, लगभग हमको लग रहा है कि 3 घंटा तो नागरिकता पढ़ाने में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चल रहा है एकदम बढ़िया से विस्तृत लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, कोई नागरिकता ऐसा होता तो हम आपको एक ही क्लास में खत्म कर देते। ठीक है, लेकिन हम आपको गहराई से पढ़ा रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप छूटे नहीं। अब मेन क्या है कि ये नॉलेज जो है केवल आपको पढ़ाई और एग्जाम के लिए नहीं है, ये व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए सबको। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता क्या होता है, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई क्या होता है। ये हमेशा जो है चर्चा में रहता है, तो आप इससे अनभिज्ञ रहेंगे। तो इससे है कि आप क्लास देखिए मेरा और आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ओसीआई कार्ड पे। ठीक है, ओसीआई क्या है? ओवरसीज ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, विदेशी, इसको क्या बोलते हैं? विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, इसको समुद्र पारीय नागरिकता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि ओसीआई क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग समुद्र पारीय नागरिकता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं समुद्र पारीय नागरिकता। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या फायदा है? ओसीआई कार्ड अगर आपके पास है तो आपको क्या फायदा है? ठीक है, ये देखिए ये क्या होता है कि यह भी भारतीय नागरिक नहीं है। ठीक है, तो जब भारतीय नागरिक नहीं है तो इसको भी भारतीय पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर इनके पास ओसीआई कार्ड कोई बनवा लेता है तो उसको कुछ अधिकार मिल जाता है। ठीक है, उनको क्या है कि विदेशी से, मतलब विदेशी को यहाँ पे भारत में जो है कम अधिकार है, इसको क्या है कि कुछ ज्यादा अधिकार हो जाएगा उससे। ठीक है, लेकिन भारतीय नागरिक से कम अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड यही होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसके प्रावधान क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, यह क्या है कि यह एक दर्जा है। ठीक है, स्टेटस है। ठीक है, दर्जा है, इसके इसके द्वारा कुछ अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यह जो है, यह योजना या यह कार्ड जो है 2003 से शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, और इसी पे जो है सितंबर 2000 में एलएम सिंघवी समिति, जो हम बात कर रहे थे पीआईओ में, इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया हुआ था कि पीआईओ कार्ड जिसके पास है उसको कुछ रिबेट देना था भारत में। ठीक है, तो उसके लिए एलएम सिंघवी समिति का गठन हुआ था। तो एलएम सिंघवी समिति ने क्या कहा, इनका जो रिपोर्ट आया था वो जनवरी 2002 में आया था। ठीक है, इसमें बेसिकली बात किया गया था कि 2005 से, ठीक है, क्या बात हुआ था कि 2005 से भारतीय मूल के व्यक्ति जो पीआईओ हैं, ठीक है, पीआईओ को, ठीक है, ओसीआई प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, मतलब 2005 से सभी देश के जो पीआईओ हैं, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको क्या है ओसीआई कार्ड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह जो है सिफारिश एलएम सिंघवी समिति ने किया था। ओसीआई कार्ड
से क्या बेनिफिट है, आइए हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, कि ओसीआई कार्ड से क्या बेनिफिट है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी देश के जो पीआईओ हैं, ठीक है, सभी देश के जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो विभिन्न देशों में रहते हैं, ठीक है, उनको जो है ओसीआई कार्ड मिल सकता है। अपवाद है दो देश, ठीक है, कौन कौन सा, एक तो पाकिस्तान है और एक है बांग्लादेश। ठीक है, अपवाद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये दो देश ऐसे हैं जो क्या है, अपवाद में है, कि इनके इनके जो है पीआईओ जो है अगर इन देशों में है तो उनको जो है ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किन किन देशों के, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के बाकी सभी देश जो हैं, सभी देश के पीआईओ जो है ओसीआई कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि अब इनसे अधिकार क्या क्या मिलता है इन पे। तो यहाँ ऊपर मिटा के हम लोग देख लेते हैं अधिकार क्या है। तो अधिकार की बात करें तो इनको क्या क्या अधिकार मिलता है। ठीक है, तो अधिकार में तो हम देखते हैं कि पहला तो है इनको निवेश में छूट दिया जाता है। ठीक है, निवेश में छूट। ठीक है, और इनको भी जो है, आप अगर टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाएंगे तो भारतीय नागरिक की तरह जो है इनका भी टिकट होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो निवेश में छूट है, दूसरा क्या है, दूसरा है विदेशियों की तरह इनको, विदेशियों की तरह जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि विदेशियों से इनको ज्यादा अधिकार मिलता है और भारतीय नागरिक से थोड़ा इनको कम अधिकार मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आएंगे, अगर किसी टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे, ठीक है, किसी रोजगार के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपको क्या है वहां पे रिबेट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि इनको जो है आजीवन वीजा मिलता है। ठीक है, आजीवन वीजा मिलता है। ठीक है, मतलब भारत आने जाने के लिए क्या है, इनके पास जो है आजीवन वीजा मिलता है। ठीक है, एक होता है नहीं, जैसे वीजा आप रहते हैं तो वैलिडिटी होता है 1 साल 2 साल का, 6 महीने का, तो उसको क्या है कि आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको कुछ नहीं करना है, एक बार वीजा मिल गया तो वो आजीवन हो गया, आजीवन आप भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं भारत से। ठीक है, तो ये होता है आजीवन, इनको वीजा मिल जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि ये जमीन नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है कि ये वोट नहीं डाल सकते एंड इलेक्शन, मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो ये वोट नहीं डालेंगे और क्या करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 5 वर्ष तक ओसीआई कार्ड है, ओसीआई कार्ड है तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये सब पॉइंट है इनमें। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड लेने से क्या बेनिफिट है आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ओसीआई कार्ड जो है ज्यादा लोग क्या है पाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वीजा ही मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अब ये तीनों देख लिए हैं, एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम सीए पे बात कर लेते हैं थोड़ा। ओसीआई कार्ड ये हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सी ए
2015, ठीक है। ये क्या होता है, CAA 2015 क्या होता है? ये हम लोग देखते हैं। CAA 2015 में क्या किया गया, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में ये कहा गया कि इसमें जो है PIO कार्ड एंड जो है OCI कार्ड को मर्ज करके OCI कार्ड धारक बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया कि PIO कार्ड को और OCI कार्ड दोनों को जो है, ये 2002 में स्टार्ट हुआ था और ये 2003 में स्टार्ट हुआ था। तो दोनों को 2015 में मर्ज करके OCI कार्ड धारक बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही किया गया था CAA 2015 में, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अब आगे CAA 2019 की बात कर लेते हैं। CAA 2019, ठीक है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो ये जो है बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। बहुत सारा भारत में जो है देख रहे हैं जगह जगह पे इसको लेके विद्रोह भी हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये है क्या चीज, कितना क्यों बवाल हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या था कि 3 देश, ठीक है, 3 देशों, कौन कौन से देश, एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तीसरा जो था बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। यहां से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आया हो, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि अगर ये 3 देशों जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई व्यक्ति जो है धार्मिक उत्पीड़न, मतलब तीनों देश जो है मुस्लिम बहुल कंट्री है, तो वहां से अगर कोई अल्पसंख्यक जो है जो मुस्लिम धर्म का नहीं है, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुस्लिम धर्म के अलावा, ठीक है, जो 6 समुदाय हैं, ठीक है, कौन कौन सा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है। तो इन 6 समुदाय अगर भारत में आए हों तो उनको जो है यह नागरिकता देने का बात करता है, ठीक है। तो यह जो है 3 देशों के 6 समुदाय थे, ठीक है। कितने समुदाय थे 3 देशों के? 6 समुदाय, ठीक है। 6 समुदाय में कौन कौन सा, एक तो हिंदू, ठीक है, फिर बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई एंड पारसी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पारसी, ठीक है। इन 6 समुदाय को क्या है कि यह भारतीय नागरिकता देने के लिए बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए, और इसमें एक बात और कहा गया था कि ये जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या 31 दिसंबर 2014 से 14 के पहले भारत आ गए हो, ठीक है, भारत आ गए हो, क्या है 31 दिसंबर, कौन सा डेट था यहाँ पे, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो है भारत आ गए हो, ठीक है। तो उनको जो है यह नागरिकता देने की बात करता है, ठीक है। और क्या क्या प्रावधान था इसमें वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया कि इस प्रावधान द्वारा जो है देशीयकरण, ठीक है, देशीयकरण में क्या है संशोधन करके क्या जोड़ा गया, करके नागरिकता दी गई, ठीक है। तो आपको पता है ना कि नागरिकता लेने के लिए जो है 5 प्रावधान है, उसमें से जो है एक कौन सा है देशीकरण, और देशीकरण के माध्यम से जो हम पढ़ा चुके हैं कि आपको जो है 12 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब आपको क्या है भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि देशीकरण में संशोधन करके
जो है इनको जो है रिबेट करके क्या है 5 साल का प्रावधान किया गया कि अगर जो है यह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों और 5 साल से जो है भारत में रह रहे हों, तो उनको जो है देशीयकरण के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो मतलब 12 साल को कम करके कितना कर दिया गया, 5 साल, ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से। तो अब क्या है कि इनको जो है इस संशोधन द्वारा जो है 12 वर्ष को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखते थे कितना कर दिया गया, 12 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको अब मैं तो समझा ही दिया ना कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों और 5 साल तक भारत में रह रहे हैं, तो इनको जो है देशीकरण के माध्यम से क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, ठीक है। तो सीए 2015 में यही देशीकरण में संशोधन हुआ और एक जो है अवैध प्रवासी का जो परिभाषा था उसमें संशोधन करके इनको जो है लीगल बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब जो है अब ये देखते हैं कि लोकसभा में ये कब पारित हुआ था। तो लोकसभा में ये जो है 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। राज्यसभा में यह जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ये डेट जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग डेट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दिया गया इसको, तो इसको दिया गया था 12 दिसंबर 2019। और ये लागू कब हुआ, इंपॉर्टेंट डेट है, लागू कब हुआ, तो इसको लागू किया गया था कब, 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो है नागरिकता का चैप्टर जो है समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है सीए 2019 को ध्यान में रखिएगा और ये लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत दिया गया और कब से लागू हुआ, इस पे जो है विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न, ठीक है, धार्मिक उत्पीड़न के आधार पे अगर भारत आए हैं, और कितने समुदाय हैं, 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, ठीक है। इसमें मुस्लिम की बात नहीं किया गया है। इसी को लेकर विद्रोह हो रहा था यहाँ पे कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो भाई आप लोग जो विद्रोह कर रहे थे या तो मेंटली डिस्टर्ब है या तो बेवकूफ टाइप के लोग हैं कि आपको पता है कि भाई वो तो खुद ही मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पे कैसे आप मुस्लिम को प्रताड़ित करेंगे, ठीक है। कैसे हम मानेंगे कि मुस्लिम वहां पे प्रताड़ित हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो है अल्पसंख्यक जो है जो मुस्लिम धर्म के अलावा धर्म मानते हैं उनको तो प्रताड़ित किया जाता होगा, तो उनको जो है बेसिकली यहाँ पे यह नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।